परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए, पुनर्बलन की बात वाइगोत्स्की जी नहीं कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब और और भी हल साहब, ये लोग पुनर्बलन की बात करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जी पुनर्बलन की बात नहीं करते। पुनर्बलन आप समझ रहे होंगे, पुनर्बलन उसको कहा जाता है जहाँ पर आप कोई चीज़ करके देकर काम को करवाएं। जैसे कि बच्चे से कहा जाए, बेटा अगर आप एक पोयम आज सुनाते हो तो हम आप आज आपको जो है एक टॉफी देंगे या 5 रुपए देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पुनर्बलन हो जाता है, ठीक है। और ये पुनर्बलन उद्दीपक के रूप में कभी कभी काम करता है, कभी कभी रुचि जो है कि बच्चों में एक जिज्ञासा के रूप में कि हाँ, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे पुनर्बलन यानी कि ये चीज़ मुझे दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी बात वाइगोत्स्की जी नहीं करते। परिपक्व होने से, ये परिपक्वता की बात यहाँ पे नहीं करते, बच्चों के सीखने की बात है। अनुकरण की बात स्किनर साहब ज़्यादा करते हैं, वाइगोत्स्की जी नहीं करते हैं, ठीक है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी कि उनसे बातचीत करके, उनके व्यवहार में ढलकर बच्चे अच्छा सीखते हैं। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखना, लर्निंग क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं जिसको हम अधिगम भी कह सकते हैं। यहाँ पे सीखना है, कहीं अधिगम भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये। तो अधिगम क्या है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, ये पूछा जा रहा है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छिड़ संबंध रखता है। सिखाने वाले के संवेगों से, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। देखिए, अधिगम क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसको आप भली भांति अच्छे से सीख जाते हैं तो आप में एक मोटिवेशन आता है, आप एक मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से कि वाह, मैंने इतने कम समय में या इतनी मेहनत में मैंने ये चीज़ सीखी है। तो संवेग, संवेग यानी कि जो आपका मन, अंदर का जो भाव है मन का, यानी कि आपकी भावना, ठीक है। आपके संवेग जैसे क्रोध, डर, भय, प्रेम, ये सारे संवेग जो मैकडूगल साहब ने अपने थ्योरी में बताया है। मैकडूगल साहब ने अपने थ्योरी में बताया है संवेग और जो है उनके कारक जो हैं अलग अलग उन्होंने बताए हुए हैं और अच्छे से उस पर बातें भी की जा चुकी हैं। संवेगों से छिड़ संबंध होता है, सीखने का संवेगों से छिड़ संबंध नहीं होता है। सीखना ही ऐसी चीज़ है, अगर आप मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर सीख रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड है और बाई चांस ईश्वर न करे कि आपका नहीं होता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक हिस्से का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। तो नहीं होता है तो आपका संवेग, आप मन से क्या भाव आपका आएगा कि इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे। तो छिड़ नहीं, बहुत गहरा संबंध होता है, ये भी नहीं होगा। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, कभी भी अधिगम स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब भी आप कुछ सीखते हैं, अगर अच्छा सीखते हैं या बुरा सीखते हैं तो वो आपके मन में इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ऐसा नहीं कि स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। बिल्कुल यही सही है चौथा ऑप्शन, कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे मन में हमारे भाव को परिवर्तित करता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास को अधिगम प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक ना, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार, पियाजे जी क्या कहते हैं, भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो पियाजे जी भाषा की बात नहीं करते, ठीक है। हाँ, वाइगोत्स्की और पियाजे जी एक भाषा की बात करते हैं जो बच्चा अपने आप से बात करता है, यानी आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा यानी कि कोई काम करते हुए बच्चा अपने मन में ही गुनगुना रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है। तो पियाजे जी उसको अहम केंद्रित भाषा कहे हैं और वाइगोत्स्की जी उसको निजी भाषा कहे हैं। तो यहाँ से बहुत ही टॉपिक प्रश्न मैंने आपको बताया, ये आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है हर एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, पैरागॉजी में। तो भाषा नहीं, पुनर्वलन की बात ये करते नहीं है, अनुकरण की बात भी ये नहीं करते, ये बात करते हैं भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि जो उनके आस पास पड़ोस में हो रहा है उनसे वो सीख रहे हैं, उनसे जो उनका अनुभव है उससे वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो विकास जो है वो प्रभावित होता है कि वो अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, उनके आस पास पड़ोस में अनुकूलता क्या है।
आगे देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है। देखिए इसके बाद कौन करता है, देखिए अमूर्त चिंतन, ये आप बताइए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत ये किसने दिए, किसके द्वारा दिया गया है। आई होप आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। देखिए एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर पहले तो संवेदी पेशी अवस्था होती है, फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त। 4 संज्ञानात्मक थियोरी इन्होंने दी है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल के हिसाब से बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता कैसी होती है। अमूर्त चिंतन पूर्व में नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब होगी तब बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष बच्चा नहीं निकाल पाता। यहाँ लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चे में ये होता है कि ये गुड़िया जो है वो मुझे चाहिए तो चाहिए, इसको इससे फायदा हो या ना हो, क्या होगा, जरूरी है या नहीं। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है, एक लक्ष्य होता है बच्चे में, जब तक बच्चा वो पा नहीं लेगा तब तक बच्चा बैठेगा नहीं शांत। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि पेशी अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष, और ये 2 से 7 वर्ष होती है। आगे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, तो देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अधिगम जो है अलग नहीं है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार अधिगम अलग नहीं है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। देखिए वाइगोत्स्की जी की अगर बात कर ली जाए तो आप ये जानेंगे, जब भी इनके क्वेश्चन को हल करने जाए आप, तो ये ध्यान में रखें कि ये हमेशा सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, कि बच्चा जो है समाज में पूरी तरह से मिलकर, सीख कर, चीजों देखकर चीजों को सीखता है। ठीक है, तो अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया वो बात नहीं करते, पुनर्बलन की बात तो ये करते ही नहीं। मापने और व्यवहारों को मापने, किससे मापा जा सकता है, कितना मापा जाता है, इस पर भी वो बात नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि जो सीखना है वो अपने समाज में रहकर सीख सकता है इंसान, वो सीखना अलग नहीं है समाजीकरण से। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया है। पावलाव, स्किनर, पियाजे और कोहलबर्ग। देखिए कोहलबर्ग और पियाजे और स्किनर, पियाजे और जो है वाइगोस्की जी, इनसे इतने प्रश्न बनते हैं, इतने प्रश्न बनते हैं कि इनको तो इतनी तरह अच्छे तरीके से रट के जाइएगा कि इनका नाम तो नहीं पता होता। अधिकतर जो 6 to 8 या 1 to 5 के, 6 to 8 की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे तो नाम तो देगा ही नहीं, नाम देता ही नहीं है, पहले क्वेश्चन बना देता है और ये पूछता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है कि ये किसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, कि पियाजे जी के साहब, पियाजे साहब के या वाइगोत्स्की साहब के किसके हिसाब से क्वेश्चन बना है, तो ये हो जाता है। तो देखिए बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि विश्व ऐसा होगा, बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो ये जो है पियाजे जी ही ऐसी बात करते हैं, ये कथन इनके द्वारा दिया गया है। वैसे कथन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते सीटेट में, यहाँ पे बस ऐसे ही ले लिया गया था। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था है, ये देखिए 7 से 12 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 12 से वयस्क तक और जन्म से 2 वर्ष। ये देखिए ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो है, जो अभी अभी हम लोगों ने संज्ञानात्मक थ्योरी पढ़ी है, पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, वहीं से है। देखिए जन्म से 2 वर्ष ये संवेदी पेशी अवस्था है। ठीक है, और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 12 जो है वो मूर्त है, और 12 से वयस्क तक ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक थ्योरी से पूछा गया। ये किसके द्वारा पूछा गया, ये मैं नाम न लूँ, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। ठीक है, तो मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है, वो कौन सी है, तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा जो सामने देख रहा है, मूर्त यानी कि जो सामने दिख रहा है, ठीक है, उसी से बच्चा अनुभव कर पा रहा है और सीख रहा है, तो वो 7 से 12 वर्ष की उम्र हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कोई 5 साल की लड़की एक शर्ट को तह करते करते हुए अपने आप से बात करती है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया, ठीक है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे वाइगोत्स्की जी को भी कहा है, पियाजे जी को, तो इनकी थियोरी अलग अलग है, ये दोनों अहम केंद्रित की बात नहीं करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों की निजी भाषा से अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। 8वें का सबसे सही आंसर यही हो जाएगा कि बच्ची क्या कर रही है, शर्ट को तह बना रही है। क्या बना रही है? तह बना रही है, और उसके बाद वो अपने आप से बात करी। तो जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोत्स्की इसको क्या कहेंगे, निजी भाषा। कि बच्ची अपने आप से बात करके अपने जो है विल पावर को बढ़ा रही है, या जो है कि बच्चे अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा रही है, तर्क करने की क्षमता को बढ़ा रही है, ये बात कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक जिसे अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में जो है नाम वो अलग अलग होते हैं और इंग्लिश में एक होते हैं, तो इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा आप वो करिएगा, या यहाँ अगर आप जानते हैं, थियरी पढ़ते हैं, तो आप नहीं कंफ्यूज होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए संवेदी पेशी तो है ही पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ पे मूर्त को स्थूल कर दिया है और अमूर्त को औपचारिक कह दिया है, बस यही बात है। तो पहचान की गई किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। पियाजे द्वारा ये संज्ञानात्मक थ्योरी दी गई है। इन्होंने चार अवस्था कही है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वो बात करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि जब बड़े बच्चे जो है सामंजस्य कर लेते हैं, तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कि क्या कर रहे हैं बच्चे, वयस्क जो है वो सामंजस्य कर ले रहे हैं सहयोग से, किसी के सहयोग से, और बच्चों के वर्तमान समय में जो उनको दिक्कत है उसमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहगामी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो समीपस्थ विकास हो जाएगा। बच्चों मान लीजिए ये बच्चा यहाँ पर है, इसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, इसका फोल्डिंग की बात लगभग जो हो जाती है वो, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए वयस्क तो पहले से ही इन चीज़ों को कर चुका है, इसलिए बच्चे को वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सकेगा। तो संभावित क्षमता बच्चे को उस तरफ से बच्चा आराम से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है वयस्क के जो है हेल्प से। तो वही बात है, समीपस्थ विकास हो जाएगा। देखिए सहयोग देना और समीपस्थ विकास ये अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यानी कि जब बालक उत्तर बाल्यावस्था की हो, अवस्था कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था। अवस्था देखिए पूछा गया, तो जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होगा तो आपको पता है 7 साल से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर होगा बच्चा, तो वो किस जो है वो द्रव्यमान को जांच सकता है, संख्या को और क्षेत्र को। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वाइगोत्स्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास यानी कि बच्चा यहाँ फंसा है, ठीक है, और बच्चे को यहाँ तक जाना है, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तो बच्चा यहाँ चला जाएगा, यहाँ अपने उद्देश्य को पा लेगा। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। देखिए अगर आप सीमा निर्धारित कर देंगे कि आपने बच्चे को क्वेश्चन दिया, ठीक है, आप बताएंगे कि मैं बस इतना ही बताऊंगी ताकि बच्चा इतना अपने से मेहनत करे, ठीक है, तो ये कितना सही होगा? तो सीमा निर्धारित नहीं करनी है। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बिल्कुल बच्चा जो अपने मन से करे, रुचि से करे, और उसमें आप थोड़ी सी हेल्प कर दें, यही बात हो जाएगी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच
संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की के द्वारा जो विकास और अधिगम के बीच जो संबंध उन्होंने बताया है वो ऑप्शन के हिसाब से कौन सबसे बढ़िया होगा? विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की जी के हिसाब से पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिगम अगर वाइगोत्स्की जी के बारे में बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि जो विकास प्रक्रिया है ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की एज पर निर्भर नहीं करता अधिगम, ये मानते हैं वाइगोत्स्की जी। ठीक है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं अगर बच्चा 2 वर्ष का भी है, अगर उसे अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चा अपने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के इतना बराबर हो सकता है उसका आईक्यू लेवल, यानी कि वो सीख सकता है। ये बात जो कहते हैं वो वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आई होप आप समझे होंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। तो एरिक एरिक्सन ने नहीं दिया, इन्होंने बनाम उद्देश्य जो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वो दिया है। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात हो रही है बौद्धिक विकास की, वो पियाजे द्वारा, जिसको आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसको संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, यही 4 अवस्थाओं की बात हो रही थी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। वो पहले ये देखते हैं कि इस प्रकार की दुनिया होगी, जैसी भी दुनिया हो ये मतलब नहीं होता, क्योंकि बड़े होने के बाद पता चलेगा। बच्चा लेकिन जब होता है तो वो सृजन करता है अपने माइंड को कि हाँ इस प्रकार से दुनिया होगी, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो हम केंद्रित होता है कि ये गुड़िया मुझे चाहिए, सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं, बच्चा ये सोचता है। तो ये इसका श्रेय जाता है पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर और पियाजे। तो ये जो बात कहते हैं वो पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, बच्चा जो है दुनिया के बारे में खुद जो है कल्पना करता है, अपने विचार को कलेक्ट करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यानी कि जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, मूर्त संक्रियात्मक में जो चीजें दिखाई देती हैं उस पर बात होती है। अमूर्त संकल्पनात्मक यानी कि जो चीजें न दिखाई दे, बल, ऊर्जा, वायु, जो चीजें न दिखाई दे, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कब बच्चा चिंतन करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त। देखिए मूर्त को कभी कभी मूर्त भी कहा जाता है, कभी कभी स्थूल भी कहा जाता है, तो अनेक नाम है इनके हिंदी में। औपचारिक को आप अमूर्त भी कहते हैं और औपचारिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जब अमूर्त चिंतन करेगा बच्चा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से ऊपर हो जाती है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने पियाजे साहब ने जो है ये वर्ष निर्धारित किए हैं इन अवस्थाओं को बांटते हुए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। यानी कि जो बच्चे ने सीखा है उसमें उसमें क्या, उसमें संशोधित करना है। बच्चे ने काले कौवे को देखा और काली कोयल को देखा, ठीक है, उसे लगा दोनों चिड़िया एक जैसी हैं, लेकिन बाद में जब उसने आवाज सुनी तो बच्चे ने देखा कि हाँ ये तो दूसरा है पक्षी है, ये दूसरा पक्षी है, भले रंग एक जैसा है। तो जब बच्चा पहले तो बच्चे ने ये देखा कि ये दोनों पक्षी हैं, बाद में जब बच्चा संशोधित करता है कि नहीं ये कौवा है और ये कोयल है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। देखिए सत्रह की बात कर ली जाए तो ये समायोजन बच्चा कर लेगा। क्या कर लेगा? समायोजन कर लेगा। जो बच्चे ने पहले से सीखा है उसमें क्या करना? बदलाव करना, उसमें नई चीज को जोड़ना, समझना, समायोजन कर लेना, वही चीज। ठीक है, इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी अगर पूरी तरह से हम लोग बात कर ले। कोशिश की जाएगी कि मैंने कहा था कि कम समय में किया जाए क्वेश्चन को हल। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, यानी कि उसे डरा धमका के।
18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बताने की जरूरत नहीं है कि नैतिक मुद्दों पर हम क्या करें, चर्चा करें। जब बच्चे वाद विवाद करेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि क्या चीज़ें गलत हैं क्या सही। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की जी बच्चों के सीखने पे। अनुवांशिकता को, नैतिक को, शारीरिक को, सामाजिक को। तो देखिए किसको, वाइगोत्स्की जी की बात हो रही है तो ये हमेशा सामाजिक के साथ जाएंगे, सामाजिकता को इन्होंने ज्यादा वरीयता दी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नहीं निकाला जा सकता संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे जी के। ठीक है, तो आप पता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, और जिस विधि से सीख रहा है इसको निकालना संभव नहीं है। शैशवावस्था में बच्चों पर ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। ठीक, कारण क्या है, तर्क क्या है, रीजन है कि यद्यपि जीवन की शुरुआत कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जब से जीवन शुरुआत होता है यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब से विकास की शुरुआत होती है और उस समय देखभाल करना महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। मस्तिष्क नवीनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो देखिए ये बात गलत नहीं है कि शैशवावस्था में ध्यान देना जरूरी है, ये बात सही है। लेकिन अब शैशवावस्था में अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो पूरी, ये पूर्व है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक प्रकार की संवेदनशील जो है स्टेज होती है, अवस्था होती है बच्चों में। क्योंकि आप जानते हैं बाल्यावस्था में बच्चा बाल केंद्रित होता है, किशोरावस्था में सब कुछ जानते हुए भी हम जो बालक की या बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है वो बढ़िया तो होती है लेकिन वो कंफ्यूज होता है बच्चा, तनाव ज़्यादा होता है उसमें। तूफान की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को, किसने कहा है ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताइए। तो देखिए हाँ ये बात सही है कि शैशवावस्था में ध्यान देना जरूरी है और शुरुआती समय में विकास बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देना। मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप होता है, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक संवेदनशील जो है अवधि है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल आर सही व्याख्या करता है ए की, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अदर ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण में के संदर्भ में सही है, यानी कि बच्चा जो है समाज में किस प्रकार से सीख रहा है, रह रहा है, व्यवहार कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, ये बात सही है। प्राथमिक समाजीकरण का जो पहला संस्था होती है या पहली जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। स्कूल क्या है, ये द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक संस्था स्कूल या विद्यालय हो जाता है, प्राथमिक संस्था जो है वो परिवार हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के व्यवहार में, डेवलपमेंट पे, विकास में। स्कूल और परिवार तो एक अपना योगदान देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया इस टाइम में और सहपाठी जिनके साथ बच्चे रहते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी सही है। आगे और प्रश्न ऑप्शंस देख लेते हैं, ये बात ठीक है, पॉजिटिव है। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख संस्थान, तो स्कूल नहीं परिवार प्राथमिक समाजीकरण है का प्रमुख संस्थान है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर तरफ मीडिया आपके चारों तरफ है, हमेशा आप वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। न्यूज हुई, कोई अच्छी चीज़ हुई या बुरी चीज़ हुई, जो भी आप फेवरेट चीज़ हुई, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मीडिया से आपको मिल रही है, तो ये महत्वपूर्ण संस्थान है, ऐसा कि नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती। क्यों नहीं निभाती हैं? आपकी धार्मिक या जिसे संस्कृति आप कहते हैं, धार्मिक संस्थान है करके अगर आप उसको संस्कृति कहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है आपके विकास में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं निभाती है, ये निगेटिव नहीं, सबसे सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन हमें चूज करना है, जो कि पहला हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल, ठीक है, बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। हाँ, बच्चा कैसा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, अच्छा
महसूस कर रहा है बच्चा, कहीं पॉजिटिव सोचता है कि नहीं, तो वो जो भावना है मन में उस पर ध्यान दिया जाए और वह अपने को महत्वपूर्ण समझे। यानी कि बच्चा ये समझे कि हाँ, मैं इम्पोर्टेंस रखता हूँ इतने लोगों के बीच में, मेरी ये ज़रूरतें हैं, मुझे ये करना है। ठीक है। उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए, यानी कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि अगर आप कुछ लाइफ में नहीं कर पाते हैं तो आपका लाइफ व्यर्थ है, ये नहीं ज़रूरी है। उद्देश्य होने चाहिए, छोटे छोटे उद्देश्य होने चाहिए, लेकिन उपलब्धि वाले उद्देश्य पर बल दिया जाए सिर्फ। और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। यानी कि अध्यापक ये कहें कि अगर आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छा लाते हैं, तो आप बेहतर हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण कर, बिना सोचे समझे बस जो टीचर कह रहे हैं बच्चा कर रहा है, नहीं, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होना, अनुसरण करना चाहिए। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए, सिर्फ परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए, लेकिन व्यवहार के लिए नहीं, क्योंकि समाज में बच्चा जाके रहेगा तो ये नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रियामी मॉडल दिया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है, यानी किसी दूसरी जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है कि जहाँ से वो व्यक्ति देख रहा है उस 3D मॉडल को, आप वहाँ से उस चीज़ को बनाओ। जैसे कुछ यहाँ पे जो है वो 3D मॉडल रखा गया है पर्वत का, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है। एक व्यक्ति यहाँ है और एक बच्चा यहाँ है, ठीक है। बच्चा अपनी तरफ से देख रहा है तो इसकी आकृति कुछ अलग से दिखेगी। अब बच्चे को कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ से देख कर तुम इसकी आकृति बनाओ, ठीक है, ये कहा जा रहा है। पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है, यानी कि वो इमेज को सही तरीके से नहीं बना पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है कि बच्चा क्यों नहीं कर पाया बेहतर उस व्यक्ति के स्थान से देखने पर? आत्मकेंद्रीयता, जीववाद, वस्तु अस्थायित्व, परिकल्पनात्मक चिंतन। परिकल्पनात्मक चिंतन अगर होता तो बच्चा कर पाता सही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वस्तु अस्थायित्व की बात हो ही नहीं रही, क्वेश्चन वस्तु अस्थायित्व वाला पूछा ही नहीं जा रहा। जीववाद, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा कि गुड़िया गिर जा रही है तो बच्चा रो रहा है, ठीक है, ये जीववाद हुआ। तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रीयता। बच्चे ने बस एक ही तरफ से ध्यान दिया है उस 3D त्रियामी मॉडल पर, यानी कि 3D मॉडल पर सिर्फ एक ही तरफ से ध्यान दिया है, एक ही चीज पर वो फोकस कर पाया बच्चा, तो वो आत्मकेंद्रीयता हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार इस तरह से पूछा गया है। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न नहीं है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, से काफी मिलती जुलती है। देखिए, पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना एक वयस्क सोचता है, ठीक, बच्चे उतना ही सोचते हैं जितना एक वयस्क सोचता है, बस उसके प्रकार अलग होते हैं। बच्चा कार्टून के बारे में सोच रहा है तो जो वयस्क है वो अपने घर की परेशानियों स्थितियों के बारे में सोच रहा है, तो गुणात्मक रूप से भिन्न है, ठीक है, मात्रात्मक रूप से नहीं भिन्न है। मात्रा तो एक ही है, अगर ये 1 किलो चिंतन करते हैं तो ये भी 1 किलो ही चिंतन करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। यानी कि गुणात्मक तरीके से भिन्न है, टॉपिक अलग अलग है, लेकिन सोचने यानी कि जो चिंतन करने की प्रक्रिया है वो बराबर होती है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है, यानी कि क्या बच्ची अपने से कर सकती है, बालक या बालिका, और क्या दूसरों की हेल्प से कर सकती है। वाइगोत्स्की ने उनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है, यानी कि इस कुछ काम बच्चा अपने से कर सकता है, यहाँ तक बच्चा अपने से नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ पे इसको हेल्प करने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी तो बच्चा यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? बुद्धि कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, पाड़ कहेंगे जिसे आप स्क्वायर फोल्डिंग कहते हैं, समायोजन कहेंगे। तो समायोजन की बात देखिए पियाजे जी करते हैं तो वो बात हुई नहीं, बुद्धि की बात ये वाइगोत्स्की जी करते नहीं, 2 ही ऑप्शन है जो कि कन्फ्यूजन में है। तो इसको समझ लिया जाए कि पाड़ वो होगा जब बच्चा यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वो जो समस्या है वो स्कैफोल्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो सहायता दी जा रही है बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ये क्या है? ये जो है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, उसकी बात की जा रही है। आई होप आप समझ पाए होंगे। प्रैक्टिस जितनी बढ़िया रहेगी आपकी उतना आप अच्छा कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर हल करते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए और थियोरीज पर भी ज़्यादा फोकस करिए।
पारंपरिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये पेपर 2 का जो है क्वेश्चन है अधिकतर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आते, ऑप्शन ही नहीं समझ में आते या क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते हैं। बात कर लीजिए आप पारस्परिक अध्यापन की, कि पारस्परिक अध्यापन आप समझ रहे हैं, वो अध्यापन, वो ऐसी जगह सीखना जहाँ पे बहुत से लोग हों, हम परस्पर क्रिया करके बात व्यवहार वार्तालाप वाद विवाद करके सीखे। क्या हो जाएगा? वो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम हो जाएगा, जिसके बारे में वाइगोत्स्की जी बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हैंज दुविधा, कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। हैंज दुविधा एक कहानी लिखी गई है जिसमें इसकी वाइफ की तबीयत खराब होती है और क्या करता है, वो चोरी करता है दवाइयों की। ठीक है, और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद वो चोरी करता है। तो ये बात है। हैंस दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देती हुई कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है, यानी कि कितनों भी कुछ हो गया, उसे दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए थी व्यक्ति को, क्योंकि चोरी करना क्या है, गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? देखिए इस तरह से इनके 3 स्तर हैं और तीनों के 3 चरण है, तीनों को 2-2 स्तर है, तो इनको डिफाइन करने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो ये आधे घंटे की वीडियो चली जा सकती है मात्र एक क्वेश्चन पे। तो हम सिर्फ ये देखेंगे जो क्वेश्चन सही है उसके बारे में। पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, देखिए क्या है कि उसको दंड का तो भय नहीं होता है, क्योंकि वो चोरी इसलिए कर लेता है कि दंड का उसको भय नहीं है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे समाज दंड देगा। अगर ऐसा होता तो वो सही काम करता। पूर्व पारंपरिक यानी कि स्व पुरस्कार अभिनवीकरण की, देखिए अभिनवीकरण वो अभिविन्यास भी कहा जाता है। तो ये हिंदी में अलग अलग हो जाते हैं। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। यानी कि वो खुद से चाहता है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ और समाज इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इससे मतलब नहीं है। पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, वो कह रहा है कि कानून जो है बदला जा सकता है व्यक्ति के नेचर के हिसाब से, यानी कि व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से जो समाज का कानून है उसे बदल देना चाहिए। ठीक है, ये बात हो जाती है पारंपरिक। ठीक है, यहाँ पे वो परंपरा देखता है ये कि अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो संसार में उन कानून को लेकर क्या करेगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही डिटेल में पढ़ी जाने वाली टॉपिक्स है। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा तो आप बेहतर इसको समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिए एक अंतर वैयक्तिक होता है, एक अंतरा वैयक्तिक होता है। तो इन अंतरा वैयक्तिक क्या होता है, अंतर वैयक्तिक क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानना और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता, दूसरों के मनोभाव स्वभाव प्रोत्साहन और नियत को समझ पहचान तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ प्रयोग करना। शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ, बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है। दृश्यात्मक स्थानात्मक चीजों पर सटीक तरीके से देखने समझने की योग्यता। देखिए अंतर वैयक्तिक की बात हो तो अंतर वैयक्तिक वो हो जाएगा जब आप दूसरों की भावना को इस प्रकार से समझ लें कि वो क्या व्यक्ति सोच रहा है और उसके हिसाब से आप जो है आगे काम करें। अंतरा वैयक्तिक वो होता है जब आप अपने विचारों को दूसरों तक इस प्रकार से पहुंचाएं कि वो न चाहते हुए भी आपकी बातों में आ जाए। जैसे कि एक कपड़ा बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से अपनी चीज़ों को डिफाइन करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ये जान लेगा कि हाँ इसके कपड़े बहुत बढ़िया हैं, भले उसको पता है कि हाँ थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे लेकिन वो खरीद लेगा। वो अंतरा वैयक्तिक हो जाएगा। अंतः वैयक्तिक ये है एक बिजनेसमैन आदमी जो अपने बिजनेस में आपको लेने आता है कि आप मेरे साथ मिलिए, हम लोग काम करते हैं। तो वो अपने आपके भावनाओं को समझ कर कि आप कैसा उसके काम के प्रति सोच रहे हैं, आपके साथ ऐसी प्रतिक्रिया करेगा, वो ऐसे बातें करेगा कि आप उनकी जो है बातों से बहुत उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो ये बात हो जाएगी अंतः व्यक्ति की, मतलब कि दूसरों के मन को समझकर उनके हिसाब से इस प्रकार से बात करना कि वो आपकी बात को मान जाए। ठीक है, वो अंतः वैयक्तिक होता है। आई होप आपको मैं समझा पा रही होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित मानदंड निर्देशित परीक्षा। देखिए
मानकीकृत तो किसी मानकीकृत यानी कि एक मान लिया गया है वही सत्य है और उससे वो अटल है, उसको बदलना बदलना नहीं है। तो मानकीकृत जहां जहां है पहले उसको गलत करिए। मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा, मानक निर्देश यानी कि ये लिस्ट बना दी गई है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, इसी रो में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चा जैसे सीखेगा ये तो समूह कार्य हो जाएगा सही। ग्रुप डिस्कशन करेंगे जिसमें बच्चा खुद से ही खुद का आकलन कर पाएगा। जैसे हम और आप करते हैं कि हम कल कितना पढ़े, आज कितना पढ़े और हमने कितना सही प्रैक्टिस सेट में किया, वो चीज़ जो आकलन हो जाती है। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समग्र मूल्यांकन को सोचकर। प्रश्नोत्तरी में केवल गलत, केवल एक टैग वर्ड ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक है, केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। लेकिन देखिए हाँ, ये आप कभी गलती मत करिएगा कि सेकंड पेपर जब अधिकतर आप दे रहे हो तो ऑप्शन सारी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कहीं कहीं केवल दे कि यहाँ नहीं जोड़ देगा। तो जब ये नहीं जोड़ दिया यहाँ पे तो ये क्वेश्चन तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको पूरा पढ़ना उचित रहता है। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत, मानकीकृत गलत। केवल, यहाँ पे केवल त्रुटियों पर विचार करेंगे, जो बच्चा अच्छाई वाला काम करेगा वो। यहाँ पे 11 का जो सही है वो तीसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने से प्राप्त उत्पाद, बच्चे ने कितना सीखा है और किस प्रकार से बच्चा उसको समझा सके, इसके बारे में भी हमें बच्चों के मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। ये बात सही है कि भाई बेटी तुम हो तो क्या करना, अपने भाई बहन को देखते रहना, थोड़ा घर का काम कर लेना, तुम्हारी मम्मी है नहीं या मम्मी जा रही, मम्मी जाती हैं तो खुद कहती हैं ये। तो यह डैश का उदाहरण है, किसका? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर बायास, जेंडर निष्पक्षता। निष्पक्षता तो है नहीं, निष्पक्षता तब होती जब बच्चे लड़के को कह के जाया जाता है कि बेटा हम जा रहे हैं, थोड़ा तुम झाड़ू लगा देना और अपने भाई बहनों को देखते रहना। ठीक है, निष्पक्षता है नहीं। जेंडर समानता की बात हो रही है, प्रासंगिकता की बात हो रही है, तो जेंडर रूढ़िवादिता हुई, सही हो जाएगा। यहाँ जो है उनमें डिफरेंस बताया गया। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, ये बात सही है। रट कर याद करना, यही नहीं है, निगेटिव है, यही निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की की परिप्रेक्ष्य से सही है? ठीक है, वाइगोत्स्की से के हिसाब से सोचना है आपको ऑप्शंस को पढ़ते समय। तो जब भी वाइगोत्स्की के बारे में बात करें तो ये देखें कि ये सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ही मूल्यवान मानते हैं, तो उनके हिसाब से देखकर हमें चीज़ों को करना है। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, यानी कि जो सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है अगर आपके पास, तो अगर आपके पास भाषा रहेगी तभी उस विकास को आप डेवलप कर पाएंगे, मतलब उस डेवलप को आप और भी डेवलप कर सकते हैं और नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास में बाधा आती है? नहीं, भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भाषा का संज्ञानात्मक विकास में क्यों नहीं है? अगर भाषा ना होती तो आप अपने गुस्से को किस प्रकार से लोगों के सामने व्यक्त करते, अपने मन के भाव को किस प्रकार से व्यक्त करते? संज्ञान भाषा में स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, ऐसी बात नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बहुत ज़्यादा टफ ऑप्शन ही नहीं था, मुझे लगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन टफ होगा, ऑप्शन इजी थे। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वह अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखे। हाँ, एक टीचर ने कहा कि भाई आप अपने आसपास पड़ोस से अपने जो भी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं अपने से बड़ों से, उन्हें से वाद विवाद करके सीख लीजिए। निम्न में से उसे किस विकल्प को चुनिए। निम्न में से किस विकल्प को वो चुनेगा जिसमें सामाजिक कारण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। मतलब जो ऑप्शन है उसमें ये कौन सा सही ऑप्शन होगा कि टीचर क्या चाहता है, क्यों ऐसा कह रहा है कि बच्चे अपने अपने से बड़ों से चीज़ों को देख कर सीखें, समझ कर सीखें। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, यानी कि बच्चे को ये पता चलेगा कि अगर हम बड़ों से सीखते हैं तो बड़े हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये सारी बातें। हाँ सही है। ठीक है, यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, सही बात है। अगर आप अकेले किसी चीज़ को सीखते हैं और वो ग्रुप में सीखते हैं तो वो बढ़िया होगा। ठीक है, फिलहाल अब बात अलग है कि अब ग्रुप डिस्कशन कुछ अलग ही ग्रुप डिस्कशन हो जाती है। हम पढ़ने में मन आता है तो दूसरा फ्रेंड कहता है नहीं थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, थक गए हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक जब डिस्कशन हो, एक अच्छा वाला डिस्कशन हो जहाँ पे सभी लोग उत्सुक हों पढ़ने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पे सामाजिक परिवेश बढ़िया हो जाता है, ये बात सही है।
विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान से के साथ संबंध को महत्व देना। हाँ, विद्यालय में जो बच्चे ने सीखा है उसके साथ साथ उसने गांव में अपने पास पड़ोस में क्या सीखा है उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये बात सही है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देकर नहीं, सिर्फ विद्यालय द्वारा सीखे गए ज्ञान को ही क्यों ज़्यादा महत्व देंगे, ऐसा नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिगम अक्षमता के संबंध में गणितीय अधिगम, देखिए गणित में बच्चा जो है कमजोर है, उसको अक्षमता है, तो क्या हो जाएगा, गति समन्वय पठन गुणज वैकल्य, जिसको आप डिस्कैलकुलिया कहते हैं हिंदी में, आगे मतलब इंग्लिश में, सॉरी। सलमा 5 वर्षीय लड़की है, वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया, यानी कि किसी को कहीं सीखा नहीं उसने, किसी ने उसको बताया नहीं कि इस तरह से करते हैं चीज़ों को, उसने बस ऐसे ही देख के सीख लिया। ठीक है, इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, धीमी गति से सीखने वाली विद्यार्थी, कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, प्रतिभाशाली, स्वलीन। स्वलीन तब होगी जब वो अपने आप में ही रह जाती और बाहरी चीज़ों पर ध्यान न देती, स्वलीन तो होगा नहीं। धीमी गति से सीखने वाली है नहीं, ये एक प्रतिभाशाली बालिका हो जाएगी, क्योंकि उसने बिना निर्देश के एक बढ़िया चीज़ सीखी है, अच्छी चीज़ सीखी, वो भी अच्छे तरीके से। हार्दिक को कम दिखाई देता है। ठीक है, अध्यापक को उसकी स्थिति के बारे में नहीं बताया गया, यानी कि सिर्फ बच्चे को पता है और उसके घर वालों को पता है कि हार्दिक को कम दिखाई देता है, टीचर को नहीं पता है। कक्षा में अध्यापक को उसके किसी व्यवहार क्रिया में पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है, यानी कि किस व्यवहार से उसे पता, अध्यापक को पता चल जाएगा कि हार्दिक को देखने में प्रॉब्लम है। पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ना, जब दूर से स्पष्ट रूप से पढ़ लेगा तो कैसे वो पहचान नहीं पाएगा अध्यापक। बारीक मुद्रक वाले कार्य पत्र को तुरंत पूरा करना, जो चीज़ें बारीक लिखी होंगी वो बच्चा तो देख ही नहीं पाएगा, ये है नहीं। भौतिक नक्शा को पढ़ना जिसमें सूचना जानकारी दी गई हो, देखिए पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, जब बच्चा पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाएगा यानी कि बच्चा अच्छे से देख नहीं पाएगा, तो क्लियर करने के लिए उसको बार बार देखना पड़ेगा या किसी तरह से वो एक्टिविटी करेगा, तो उस तरह से टीचर को पता चल सकता है कि बच्चे को देखने में अक्षमता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। ठीक है, यानी कि एक दिव्यांग बालिका है या विद्यार्थी है, बालक है, तो वो क्या उसके लिए एक प्रेरक परिवेश यानी कि वो मोटिवेटेड रहे, ऐसे माहौल को कैसे आप डेवलप करेंगे। यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें, सख्त नहीं। बच्चे से परामर्श करें बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, नहीं खुद नहीं, क्योंकि बच्चा दिव्यांग है, उसके हिसाब से आपको क्लास को करना है और अपने चीज़ों को, जो भी पाठ्यचर्या है या जो भी चीज़ें हैं उसमें बदलाव करना है। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, मानकीकृत नहीं, मानकीकृत देखिए एक मानक समय, एक बाध्य सीमा एक निर्धारित कर दी जा रही है, तो ये नहीं। पाठ्यचर्या में प्रयुक्त एक यथोचित समायोजन करके, पूरी तरह से क्या करके, समायोजन करके, सारे बच्चों के हिसाब से आप चिंतन करें कौन बच्चा किस हिसाब से है और उसके हिसाब से पाठ्यचर्या में बदलाव करें, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और रीजन यानी कि असर्शन और रीजन से है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, यानी कि जो बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं पढ़ने में, वो उनको प्रतिभाशाली बच्चों को समावेशी शिक्षा में कोई जगह नहीं है, ये तो गलत है। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आप में कोई दिक्कत है तभी आप समावेशी शिक्षा में रह सकते हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं इन टॉप 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।